The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है महाराजा मूवी के बारे में, जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो फिल्म की शुरुआत 2009 में होती है, जहां महाराजा नामक एक आदमी से मिलते हैं जो कि एक बार्बर है और वो चेन्नई के पल्लीकरनई शहर में रहता है। एक दिन महाराजा अपने घर के अपोजिट वाले शॉप से अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीद रहा होता है, तभी अचानक एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके घर में घुस जाता है, जिससे महाराजा की पत्नी मर जाती है। लेकिन उसकी बेटी बच जाती है, क्योंकि एक लोहे का डस्टबिन उसी वक्त उसकी बेटी के ऊपर आके गिर जाता है और वो डस्टबिन एक शील्ड का काम करता है, जिससे उसकी बच्ची बच जाती है। अब कहानी 2009 से सीधा 2023 में आ जाती है, जहां महाराजा की बेटी ज्योति थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली ट्रैक एंड फील्ड में काफी अच्छी है। हम जान पाते हैं जिस डस्टबिन की वजह से ज्योति की जान बची थी उसे ये लोग लक्ष्मी नाम देते हैं, और महाराजा एंड ज्योति दोनों डस्टबिन को एक देवी की तरह पूजते हैं। इनफैक्ट हर फ्राइडे उसे नहलाते धुलाते हैं। महाराजा अब अपना खुद का छोटा सा सैलून खोल चुका है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इतना ही नहीं, एक बार जब स्कूल का ओनर ज्योति को बिना गलती पर डांट देता है तो महाराजा ऐसा जिद पकड़ता है कि ओनर को उसकी बेटी से माफी मांगनी पड़ती है। यहाँ हम ज्योति की स्पोर्ट्स टीचर आसिफा से भी मिल पाते हैं, जो कि ज्योति को बहुत मानती है, और फिलहाल वो ज्योति सहित कई स्टूडेंट को एक हफ्ते के लिए कोयम्बतूर लेकर जाती है स्पोर्ट्स कैंप के लिए। और इसके बाद एकदम से सीन चेंज होता है और एक सांप पे फोकस करता है। अब यहाँ सांप जिस घर में जाता है वह महाराजा का ही घर था और महाराजा के ऊपर से निकल जाता है। महाराजा अपने ही घर में चोटिल हालत में बेहोश होता है, तभी सांप उसके ऊपर से निकल पाता है। हमें पता चलता है घर का सारा सामान ऐसे बिखरा था मानो यहाँ पे किसी तरीके की चोरी हुई है। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक राउडी टाइप इंसान को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके गैराज पहुँचता है। दरअसल उस राउडी इंसान ने सर्विसिंग के लिए अपनी गाड़ी दी थी इस गैराज में, और जब वो उसकी गाड़ी रिटर्न हुई तो उसकी गाड़ी से एक चश्मा गायब हो गया। इस चश्मे के बारे में पूछते हुए वो गैराज के लोगों को पीटने लगता है। एंड एट दिस पॉइंट हम गैराज के एक वर्कर धना से मिल पाते हैं, जो कि उस पब में जाता है जहां वही फॉर्च्यूनर वाला बंदा बैठकर पी रहा होता है। एंड धना फिर उसके सामने पहले उसका चश्मा तोड़ता है, फिर उन लोगों को तोड़ता है, यानी कि उन लोगों को पीट देता है। अब यहाँ से सीन वापस महाराजा पे आता है कि वो चोटिल हालत में पुलिस स्टेशन आया है और उसका कहना है कि पिछली रात 3 लोग उसके घर पर डकैती करने आए थे। महाराजा ने उनसे थोड़ी हाथापाई हो गई, जिससे वो बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो उसके घर से लक्ष्मी गायब हो गई। बोले तो डस्टबिन, इनफैक्ट घर में कुछ और भी गायब नहीं हुआ, बस लक्ष्मी गायब हो गई। एंड नाउ महाराजा को चाहिए कि पुलिस लक्ष्मी को ढूंढने में उसकी मदद करे। महाराजा का कहना है कि इससे पहले उसकी बेटी ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस आए उसे लक्ष्मी ढूंढ के चाहिए। अब इनिशियली पुलिस वाले महाराजा को पागल समझते हैं, इनफैक्ट उसके साथ काफी बुरा बर्ताव भी करते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे काफी उठापटक और लड़ाई झगड़ा होता है, अफरा तफरी होती है। एंड आखिर में लेकिन महाराजा भी जिद्दी था तो वही हार नहीं मानता। इनफैक्ट वो पुलिस वालों को 10,000 देता है। देन लास्ट में टोटल 7.5 लाख रुपए देने का वादा करता है अगर वो लोग लक्ष्मी को खोज निकालें। अब थाने में मेन पुलिस वाला, जिसका नाम वरदराजन है, वो एक नंबर का घूसखोर तो होता ही है, और रुपए देखते ही वो इस केस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पुलिस वाले तहकीकात शुरू करते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जरूर डस्टबिन के अंदर कुछ तो ज्वेलरी या पैसा वगैरह होगा, तभी महाराजा उसके लिए 7 लाख देने के लिए तैयार है। इन शॉर्ट पुलिस वाले भी इस फिराक में थे कि अगर डस्टबिन खोजते उन्हें उनके हाथ माल लगा तो वो उसे चट कर जाएंगे। अब एट दिस पॉइंट मैं आपको ये बात बता दूं कि फिल्म के अंदर काफी सारी टाइमलाइन स्विच करती हैं, यानी कभी 2009 में चली जाती हैं और कभी 2023 में रहती हैं। तो कहानी कुछ ऐसी समझाई जाएगी कि जैसे आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगला सीन वापस 2023 से 2009 में आ गया था, जहाँ हम सेल्वम नामक इंसान से मिलते हैं। सेल्वम अपने साथी सबरी के साथ घर वगैरह लूटने का काम करता है, और लूटपाट मचाने के बाद ये लोग घर वालों को कई बार मार भी देते हैं। स्पेसिफिकली अगर घर वाले इनका चेहरा देख लिए हों तो। सबरी तो डकैती के दौरान औरतों के साथ गलत काम भी करता है। भले सेल्वम औरतों के साथ गलत करता नहीं है, लेकिन वो सबरी को प्रोत्साहित जरूर करता है। खैर आगे हमें सेल्वम के परिवार
परिवार को दिखाया जाता है। उसकी बीवी का नाम है अभिरमी और उसकी छोटी बेटी है, उसका नाम है अम्मू। सेल्वम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हम देख पाते हैं कि अम्मू के बैक पर एक बड़ा सा घाव है। अब ध्यान रहे दोस्तों, सेल्वम की बीवी को बिल्कुल नहीं पता सेल्वम लूटपाट का काम करता है। इनफैक्ट उसकी बीवी को लगता है सेल्वम अपने साथी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता है, जो कि वो सच में चलाता है, लेकिन साइड में लूट मार का काम भी करता है। नाउ कमिंग टू द बैक, 2023 में पुलिस वाले सोचते हैं कि वो महाराजा के डस्टबिन को ढूंढ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही सिमिलर डस्टबिन खरीद के उसमें पुराने जैसा डेंट वगैरह मार कर महाराजा को दे देंगे और उससे 7 लाख ले लेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन कुछ सीन्स में हम देखते हैं पुलिस वाले अलग अलग जगह सिमिलर डस्टबिन तलाशने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इन सब के दौरान महाराजा पुलिस स्टेशन में ही था और वो पुलिस वालों की लिटरली गुलामी कर रहा था। लाइक उनके कार को धोना, उनका खाना ऑर्डर करना, उनसे थप्पड़ खाना। अब पुलिस वालों की खोज के दौरान नल्ला शिवम नामक एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर टाइप है। मतलब वो है तो गुंडा लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। नल्ला शिवम एक ऐसे आदमी को जानता है जो कि महाराजा वाली डस्टबिन की एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। वही पुलिस स्टेशन में इनिशियल सीन वाले गैराज का एक आदमी आता है और वो धना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। हाँ दोस्तों, धना जो कि फॉर्च्यूनर वाले आदमी को मारा था वो कुछ दिनों से गायब था और उसकी फोटो लेके गैराज का एक आदमी पुलिस स्टेशन में होता है। यहाँ महाराज धना की फोटो देखता है और उसका एक्सप्रेशन देख के क्लियरली ये समझ में आता है कि धना के गायब होने में महाराजा का ही हाथ है। अब यहाँ कहानी फ्लैशबैक में उसी दिन में जाती है जहाँ पर महाराजा साहब के पास अपने घर में चोटिल पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने घर में एक गाड़ी की टूल बूथ की रसीद मिलती है और वो वही फॉर्च्यूनर गाड़ी की थी। महाराजा उस राउडी बंदे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह महाराजा को भाव नहीं देता। तभी वहाँ धना आता है जो कि आके फॉर्च्यूनर वाले बंदे को खूब मारता है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था। तो यहाँ से धना और महाराजा की कहानी कैसे कनेक्ट होती है। एंड इट वॉज क्लियर कि महाराजा के घर में जो 3 लोग चोरी करने आए थे उनमें से एक धना भी था। तो इसीलिए महाराजा धना का पीछा करने लगता है और धना भी भांप लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे है। ऐसे में धना एक सुनसान फैक्ट्री टाइप जगह पर जाता है जहाँ धना अपने आदमियों को बुलाकर महाराजा को पिटवाने लगता है। धना की बात से हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वह महाराजा को जानता है और वह यह तक जानता है कि महाराजा बार्बर है। खैर, धना के लोग और महाराजा के बीच लड़ाई होती है जहां महाराजा सभी को पीट देता है। एट द एंड महाराजा धना को भी पीटता है और उससे पूछता है कि उसके घर बाकी 2 लोग कौन आए थे। धना बस इतना कहता है कि बाकी 2 लोगों में से एक पुलिस के लिए काम करता है। एंड देन धना महाराजा के पैर में नुकीला औजार चुभोकर भागने की कोशिश करता है। तभी एकदम से महाराजा एक चाकू निकालता है और धना की गर्दन सर से उड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, महाराजा ने ही धना को मारा था। अब आप समझ गए होंगे कि धना एकदम से गायब क्यों हो गया और क्यों महाराजा पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि बाकी 2 आदमियों में से एक आदमी का पता लगाने के लिए महाराजा को पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द ही रहना पड़ेगा। ध्यान रहे, धना ने कहा था कि एक आदमी पुलिस के लिए काम करता है। इनफैक्ट हम आपको ये बताते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन में कई पुलिस वालों की खुली पीठ को देखता है और उनका बैग चेक करता है फॉर सम रीजंस। ये रीजन बाद में पता चले। और इस पॉइंट पे हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि आखिर एक डस्टबिन की चोरी होने के कारण महाराजा इतने बड़े कदम क्यों उठा। अब इन सब से पहले हमें कुछ और सीन दिखाए जाते हैं। लाइक पुलिस वाले नल्ला शिवम की मदद से उस आदमी को खोज लेते हैं जो उनके लिए सेम महाराजा वाली डस्टबिन की कॉपी बना देगा। हम पुलिस को इस केस में कुछ और छानबीन करता पाते हैं जहां उन्हें काफी नई बातें पता चल रही थी। देन हम ज्योति को देखते हैं जो कि आसिफा मैम और बाकी स्टूडेंट्स के साथ स्पोर्ट्स कैंप में थी एंड शी वाज मिसिंग हर फादर महाराजा। ज्योति के वापस घर आने का भी वक्त नजदीक आ रहा था। अब यहाँ पर कहानी 2009 में आ जाती है जहाँ हम सेल्वम को देख पाते हैं वो अपनी बेटी अम्मू के लिए महंगी गोल्ड की चेन का लॉकेट खरीदता है। सेल्वम की पत्नी परेशान थी कि वो लोग इतनी महंगी चेन का गोल्ड का लॉकेट कैसे खरीद सकते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि उसका साइड धंधा लूटपाट का है तो ऑफ कोर्स वो खरीद सकता है। अब अम्मू की बर्थडे 2 दिन बाद आने वाली थी तो उसी दिन सेल्वम लॉकेट को गोल्ड स्टोर से कलेक्ट करने वाला था। 2 दिन बाद सेल्वम लॉकेट कलेक्ट करता है और रास्ते में दाढ़ी ट्रिम करवाने के लिए एक बार्बर की शॉप पर जाता है। दोस्तों, ये वही बार्बर शॉप थी जहां महाराजा 2009 में काम करता। तो महाराजा वहीं पे शॉप पे होता है। महाराजा सेल्वम की दाढ़ी ट्रिम करना शुरू करता है कि एकदम से ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसे में महाराजा बैटरी लेने के लिए बाहर जाता है। तभी सेल्वम को सबरी का कॉल आता है कि न्यूज़पेपर में उनके क्राइम की खबर छप गई है और पुलिस को शायद उनके बारे में पता भी चल गया है। सेल्वम सबरी से बातचीत करके उसको शांत करता है। तभी वो महाराजा को अपने पीछे खड़ा पाता है। इस पॉइंट पे सेल्वम को लगता है कि महाराजा शायद उसकी सारी बातें सुन चुका है।
और महाराजा को पता चल गया है कि सेल्वम एक क्रिमिनल है। खैर, सेल्वम की बेटी अम्मू वाला लॉकेट गायब हो गया है। वो गलती से लॉकेट महाराजा के सैलून में ही छोड़ आया था और वो सैलून पे महाराजा को लॉकेट मिल गई थी। वो लॉकेट लौटाने सेल्वम के घर की तरफ निकलता है। अब विधि का विधान ऐसा है कि पुलिस भी उसी वक्त सेल्वम के घर आती है और उसके गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट करती है। सेल्वम पुलिस के साथ महाराजा को भी देखता है तो उसे लगता है कि महाराजा पुलिस को लेकर सेल्वम को अरेस्ट करवाने आया है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराजा तो लॉकेट वापस करने आया था। और यहाँ कुछ और चीजें होती हैं, लाइक सबरी पुलिस वालों पर गोली चला देता है, क्रॉस फायरिंग में वो मारा जाता है। मोर ओवर पुलिस वाले सेल्वम की बीवी और पूरे समाज को बता देते हैं कि सेल्वम और सबरी डकैती करते हैं और दोनों औरतों के साथ जबरदस्ती भी करते हैं। अब इस बात को सुनकर सेल्वम की बीवी भी उसे दुत्कार देती है, उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। इन शॉर्ट, सेल्वम की पूरी दुनिया बिखर गई है और वो इसका जिम्मेदार महाराजा को मानने लगा था। नाउ कहानी वापस 2023 में पुलिस वालों का नकली डस्टबिन तैयार हो चुका था और वो नल्ला शिवम की मदद से पुलिस वालों की इस डस्टबिन को थोड़ा पुराना बनाते हैं। वो लोग इसमें डेंट वगैरह भी लगाते हैं ताकि महाराजा की डस्टबिन जैसा ही दिखे। अब पुलिस वालों को बस एक चोर का इंतजाम करना था जो कि झूठी दवाई दे सके कि महाराजा के घर से डस्टबिन चुराया था। इससे केस भी क्लोज हो जाएगा, डस्टबिन चोरी में चोर को सजा भी नहीं होगी और फिर पुलिस वाले महाराजा से बचे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि कोई भी चोर डस्टबिन चोरी जैसी बेकार क्राइम को अपने साथ लेना नहीं चाहता। मतलब कि चोरों की इज्जत की बात आ गई थी कि भैया हम डस्टबिन की चोरी तो नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनली नल्ला शिवम कहता है कि वही इल्जाम अपने सर पर ले लेगा, क्योंकि बदले में पुलिस वाले 50,000 ऑफर कर रहे थे। तो पुलिस वाले महाराजा को कॉल लगाते हैं ताकि वो अपने घर की चोरी की कहानी फिर से बता सके। इस कहानी को नल्ला शिवम सुनकर सिमिलर सी बात कल रिपीट कर देगा कन्फेशन के दौरान। नाउ दिस पॉइंट महाराजा वापस चोरी की कहानी सुनाता है, लेकिन विजुअल्स में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। दरअसल उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर वापस आई थी और वहाँ घर पर 3 लोग मौजूद थे, एक धना, दूसरा नल्ला शिवम और तीसरा सेल्वम। जी हाँ दोस्तों, करीबन 13-14 साल बाद सेल्वम जेल से बाहर आ गया था और उसे महाराजा से बदला लेना था। इसीलिए महाराजा के घर पर अपने जेल वाले साथी धना और बाहर वाले साथी नल्ला शिवम के साथ आया। अब आइडियली तो महाराजा 9:30 बजे दुकान बंद करके 10 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस रात महाराजा की बेटी के लिए एक न्यू स्पोर्ट्स शूज खरीदने गया था, जिस वजह से वो लेट हो गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली उसी रात ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस आ गई और घर ओपन करके अंदर आ गई। ये तीनों ज्योति को मारने पीटने लगे। इतना ही नहीं, नल्ला शिवम और धना ने कई बार ज्योति के साथ गलत काम यानी कि रेप भी किया। अब भले सेल्वम ज्योति के साथ जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन वो अपने साथियों को प्रोत्साहित कर रहा था। ये लोग कुछ देर महाराजा के आने का वेट भी किए, लेकिन देर होने के कारण तीनों वहां से निकल गए। अब महाराजा घर वापस आया तो अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में पाया तो फौरन ही अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया। वहाँ ज्योति महाराजा से वादा करवाई कि महाराजा उस इंसान को जरूर ज्योति के सामने लेकर आएगा जो कि ज्योति के साथ ऐसा सुलूक किया है। ज्योति यहाँ पर रिवील करती है कि एक इंसान की पीठ पर ट्यूमर जैसा कुछ था। इसीलिए दोस्तों पुलिस स्टेशन में महाराजा पुलिस वालों की पीठ छू कर चेक कर रहा था। अब घर वापस आके ट्रॉमा में महाराज खुद को ही काफी चोट पहुंचाने लगता है। और दोस्तों यही वही सांप वाला सीन है जहां महाराजा चोटिल हालत में घर में पड़ा हुआ था। देन होश में आने के बाद उसे टोल प्लाजा वाली रिसिप्ट मिलती है और आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। तो बेसिकली महाराजा जो ये डस्टबिन वाली कहानी बना रहा था वो झूठी थी कि उस दिन कहानी में जो भी महाराजा बोला उसके साथ हुआ। 3 लोगों ने उसे ऐसे मारा, ऐसा किया, ये एक्चुअली ज्योति के साथ हुआ था। एंड डस्टबिन के बहाने वो ज्योति के कल्प्रिट्स को ढूंढना चाहता था, ना कि अपने डस्टबिन को। खैर भले ही इस पॉइंट में हम व्यूअर्स को विजुअल्स के थ्रू सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, लेकिन महाराजा तो फोन पे ही वही स्टोरी नरेट कर रहा था जो कि हमेशा नरेट करता आया था, ये बोल के ये सब मेरे साथ हुआ। देन इस कहानी में रियलिटी से काफी सिमिलरिटी थी और इस कहानी को सुन के नल्ला शिवम को जरूर आइडिया लग गया था कि इसके क्राइम की ही बात हो रही है। नल्ला शिवम सोचता है कि वो उस रात फरार हो जाएगा, लेकिन पुलिस वाले उसे ये बोलकर अपने घर पर रोक लेते हैं कि कल वो सुबह नकली डस्टबिन मिलने के बाद महाराजा के घर उसके मिलने जाएंगे और अगले दिन पुलिस वाले महाराजा के घर पर आते हैं। एंड एज अ प्लान नल्ला शिवम महाराजा के सामने कहता है कि वही डस्टबिन चोर है। ऑल्दो नल्ला शिवम जैसी हरकतें करके कन्फेशन दे रहा था, उससे क्लियर हो रहा था कि नल्ला शिवम अपनी उसी रात वाली गंदी हरकत को ही दर्शा रहा है। यहाँ महाराजा नल्ला शिवम से
से गले मिलता है और नल्ला शिवम की पीठ पर ट्यूमर को भी फील कर लेता है। इस पॉइंट पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जब पुलिस वाले महाराजा से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ गलत करने वाले को सजा नहीं दोगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस वालों को तहकीकात करते हुए सब पता चल गया था कि महाराजा की बेटी के साथ कितना गलत हुआ है और इन क्राइम में नल्ला शिवम का हाथ। ऐसे इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा से कहते हैं कि तुम नल्ला को यही मार देना चाहते हो तो मार दो, हम इस केस को छुपा देंगे। बेसिकली पुलिस वाले भी महाराजा की मदद कर रहे थे और ऐसे में महाराजा नल्ला शिवम को भगा भगा कर उसे मार डालता है। अब बचा था सिर्फ सेल्वम और महाराजा उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां सेल्वम जेल से छूटने के बाद काम कर रहा था। यहाँ महाराजा सेल्वम के कुछ लोगों से मारपीट करता है एंड फाइनली उसकी भिड़ंत सेल्वम से होती है। अब सेल्वम को देखते ही महाराजा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि तीसरा आदमी सेल्वम है। अब वो शॉक में क्यों था यह बात तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगी। खैर इन दोनों की लड़ाई चलती है। पहले महाराजा पिट जाता है क्योंकि वो थोड़ा शॉक में था, लेकिन थोड़ी देर बाद सेल्वम को चोटिल करके बेबस कर देता है। अब यहाँ सेल्वम हंसते हुए कहने लगता है कि मेरी फिजिकल चोट तो ठीक हो जाएगी लेकिन मैंने जो तुम्हें चोट दी है वो हील नहीं होगी। बेसिकली वो कह रहा था कि सेल्वम के लोग महाराजा की बेटी के साथ गलत काम किए हैं। उस पॉइंट पे आसिफा ज्योति को लेकर आती है जो कि रिकवर करने लगी थी। ज्योति फेस टू फेस सेल्वम से बात करती है। ज्योति कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इससे हील कर जाऊंगी, रिकवर कर जाऊंगी, लेकिन तुम लोग इतने घिनौना काम सिर्फ पैसों के लिए कर देते हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी भी एक बेटी है और लड़कियों को यही सब कितना झेलना पड़ता है। बेसिकली ज्योति को लग रहा था कि सेल्वम और उसके लोग ज्वेलरी चुराने घर आए थे, इसीलिए ज्योति अपनी सारी ज्वेलरी सेल्वम के सामने फेंक कर चली जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि सेल्वम एक्चुअली महाराजा से बदला लेने आया था। खैर ज्योति की ज्वेलरी में सेल्वम की वो चेन दिखती है जो सेल्वम अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदा था। यहाँ पे आता है कहानी में एक बहुत ज्यादा बढ़िया वाला ट्विस्ट, बहुत ही हार्ट टचिंग। दरअसल 2009 में जब सेल्वम अरेस्ट हो गया था उसके बाद उसकी बीवी और बेटी नए घर में शिफ्ट हो गए। महाराजा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी जाते हैं ताकि वो सेल्वम वाली चेन उसे लौटा सके। उसकी बीवी चेन लेने से मना कर देती है क्योंकि सेल्वम की चोरी वाले पैसे से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए महाराजा सामने वाले टॉय शॉप से टॉय खरीदने लगता है और फिर वही सीन आता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। एंड देन यहाँ एक ट्रक एक्सीडेंट करता है। अब यहाँ कौन कौन मरता है ये आप ध्यान से सुनिएगा। महाराजा की बीवी, सेल्वम की बीवी और महाराजा की बेटी, ये तीनों लोग मर जाते हैं, बल्कि सेल्वम की बेटी जो कि डस्टबिन के नीचे आ गई थी वो बच जाती है। वो एक्चुअली में सेल्वम की ही बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, तब से वो महाराजा सेल्वम की बेटी को अडॉप्ट किया था और ज्योति नाम देकर, बेसिकली ज्योति सेल्वम की ही बेटी थी। महाराजा उसे अपने घर पे अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। तभी जब महाराजा को पता चला कि मेन विलन सेल्वम है तो वो शौक में चला गया। अब इस पॉइंट पे सेल्वम भी ये बात समझ गया था और ज्योति की पीठ पर उस घाव के निशान को देख लेता है जो कि अम्मू के बैग पे बचपन में था। सेल्वम एकदम से माफी मांगने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लग जाता है क्योंकि उसे अपनी खुद की बेटी का ये हश्र कर दिया था। सेल्वम के ही दोस्त सेल्वम की कहने पे उसकी बेटी के साथ रेप कर चुके थे और सेल्वम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। महाराजा यहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि ज्योति अब मेरी बेटी है। इनफैक्ट महाराजा सेल्वम को आखिरी मौका भी नहीं देता ज्योति से बात करने के। इस बात के पश्चात सेल्वम बिल्डिंग से खुद ही अपनी जान दे देता है। यहाँ पे महाराजा फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।